हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरविंद कुमार मेरे इस चैनल द डीप डार्क टेल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखते देखते ये साल खत्म होने वाला है और ये कहानी इस साल की आखिरी कहानी है। मतलब अब आगे की कहानियां 2026 में ही तो आएंगी। तो आज की कहानी मैं बिल्कुल अपने दिल से आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे अपनी कहानी सुनाई है उसने भी अपना दिल खोल के रख दिया था। कहानी सुनते वक्त उसका दर्द, उसकी परेशानी मैं साफ साफ देख पा रहा था। तो जिस तरीके से उस शख्स ने मुझे यह कहानी सुनाई थी, मैं उन्हीं लफ्ज़ों में कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। उस कहानी पर बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलना। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय, अपनी सलाह और अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करना। मुझे आपका कमेंट पाकर बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करता हूँ हर मैसेज का तुरंत से तुरंत रिप्लाई करूँ और आपसे जुड़ा रहूँ। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मैं उसी शख्स के अंदाज में और लफ्ज़ों में सुनाऊंगा जिसने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मेरा नाम अंकुश है, मैं पुणे का रहने वाला हूँ। जब ये वाक़या हुआ तब था सन 2015। तब मेरी उम्र 25 साल थी। आज मैं 35-36 साल का एक आदमी हूँ और अब मैं गोवा में नहीं, यूएस में रहता हूँ। हालांकि अब मैं वापस समय में पीछे जाता हूँ और आपको सारी बात विस्तार में बताता हूँ। मेरा जन्म पुणे में हुआ है। मैं अपने आई, आजी और बाबा के साथ वहाँ रहता था। पर मुझे पुणे कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसका रीज़न ये नहीं था कि पुणे एक ख़राब शहर है। पुणे बहुत अच्छा शहर है, पर मेरे एक्सपीरियंस ही बचपन से वहाँ कुछ अच्छे नहीं रहते। आए दिन मैं आजी से और आई से ये सुनता कि इसे नज़र लग गई है, इसे टोक लग गया है, इसे लांगन पड़ गया है। मुझे सब समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या कह रहे हैं। पर हाँ, मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती। मेरे आखिरी समय जो मैंने पुणे में बिताए थे उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। वो बात मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। पर हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पैरानॉर्मल, भूत प्रेतों से मेरा सामना या उनका असर मेरे ऊपर कोई नई बात नहीं थी। 2015 में जब मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने अपने घर वालों से पुणे से बाहर जाने की बात कही। वो भी तैयार हो गए, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि मैं पुणे से बाहर जाकर रहूं। आए दिन मेरी तबीयत खराब रहना उन्हें भी पसंद नहीं था। मैं मुंबई चला आया। पर तो दोस्तों, कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत या आपके साथ जो भी कुछ होने वाला है वो जहाँ होने वाला हो वहाँ के लिए रास्ता अपने आप ही बन जाता है। मैं आया तो मुंबई था, पर मेरी नौकरी लगते ही मेरी वहाँ पे एक नौकरी लगी थी, मैं आपको बता दूं। और ये नौकरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी, जहाँ मरीन लाइफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब पे रिसर्च होता था। नौकरी लगते ही मेरा ट्रांसफ़र गोवा में कर दिया गया। गोवा में दो जगह है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा काफ़ी फेमस है, जहाँ पे लोग, अगर आप गोवा गए हों, वहाँ की फ़ोटोज़ देखे हों या वहाँ पे जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं, ज़्यादातर आपको नॉर्थ गोवा के बारे में दिखाया जाता है। पार्टी का माहौल, फॉरेनर, सब कुछ। पर साउथ गोवा बहुत ही शांत जगह है। यहाँ के लोग भी बहुत शांत नेचर के हैं। यहाँ बहुत ही नीट क्लीन बीचेस और बहुत ही शांति है। मुझे यही सब चीज़ें तो पसंद थी। ज़्यादातर समय अकेले रहने या तबीयत करने से मेरा नेचर ही ऐसा हो गया था कि मुझे ज़्यादा भीड़ भड़क्का पसंद नहीं था। मुझे शोरगुल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे लोग पसंद नहीं हैं। मैं चाहता हूँ मेरे लोग आसपास रहें, पर मैं बस लोगों से मिलना जुलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कैसा विचित्र सा या कैसा अजीब सा आदमी हूँ मैं, पर क्या करूँ, मैं ऐसा ही था। जब मैं उस एरिया में, साउथ गोवा में शिफ्ट हुआ, तो उस वक्त मेरे पास 2 हफ्ते के लिए मुझे एक लॉज मिला था। आप होटल कह सकते हैं। मुझे एक होटल मिला था 2 हफ्ते के लिए, जहाँ रह के मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। मैं वहीं से ऑफिस आता जाता और साथ में शाम को मैं एक घर ढूंढने लगा, जिस घर में जब उस होटल की ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी तो मैं उस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। घूमते घूमते, देखते देखते एक एजेंट के थ्रू मेरे को एक घर के बारे में पता चला। वो घर एक शांत जगह पे बना हुआ था। हालांकि आसपास और भी घर थे, पर हर घरों के बीच में लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी थी। घर के चारों तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं और ऐसा लग रहा था घर कई सालों से बंद है। जब मेरी उस एजेंट से बात हुई, एजेंट ने सारी बात फ़ोन पे ही मेरी ऑनर से करवाई। मैं ऑनर से कभी भी नहीं मिला था। एजेंट आया, उस घर की साफ़ सफाई करवाया और मेरे को चाबी दे के चला गया। मेरी यहाँ पे 3 साल तक तो परमानेंट ही जॉब थी। मतलब 3 साल से पहले मेरा गोवा से ट्रांसफ़र नहीं होने वाला था।
तो मुझे भी पता था कि मुझे 3 साल के लंबी ड्यूरेशन के लिए तो गोवा में ही रहना है। मैंने भी 10 महीने का एडवांस दे के उस घर को रेंट पे ले लिया। अब उस घर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। वो घर 2 कमरे का एक छोटा-सा फ्लैट था। घर के बीच में एक हॉल, एक किचन और पीछे की ओर एक छोटा-सा आंगन था। आंगन इतना छोटा था कि आप ये मान सकते हैं कि जैसे वो 6 बाई 8 का एक छोटा-सा एरिया दिया हुआ था, शायद सिर्फ़ कपड़े सुखाने या छोटे-मोटे काम के लिए। मगर जब एजेंट इस घर के बारे में बात कर रहा था, उसने उस आंगन में जाने से मना कर दिया। उसने कहा ओनर ने उस आंगन का एक्सेस नहीं दिया है। आपको जो भी काम करना है, कपड़े सुखाने हैं या कुछ भी काम है, वो आप घर के आगे बरामदे में कर सकते हैं। घर के बरामदे में एक छोटी-सी पार्किंग थी, जहाँ पे मेरी बाइक लग जाती थी। घर ठीक-ठाक था, अकेले रहने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा था। घर के बाएँ साइड में थोड़ी-सी झाड़ियाँ थी, मतलब 40-50 मीटर का एरिया था, छोटी-मोटी झाड़ियाँ उगी थीं और उसके बाद फिर दूसरे घर थे। मुझे कभी उन घरों में ज़्यादा चहल-पहल नहीं दिखी। कुछ घरों में कुछ लोग रहते थे, ज़्यादातर लोग बूढ़े-बुज़ुर्ग ही थे और कुछ घर खाली पड़े थे। देखा जाए तो एरिया काफ़ी वीरान था, काफ़ी सुनसान था और इस तरीके के एरिये लोगों को पसंद नहीं आते हैं। पर मुझे कहीं पे अच्छा घर नहीं मिल रहा था, जो मेरे ऑफ़िस के भी पास हो और साथ में अब मुझे एक घर मिल गया था जहाँ पे आस-पास शांति है, तो मैं भी तैयार हो गया। अब इस घर के दाएँ साइड में मैं आपको बता दूँ कि एक ग्राउंड था, जिसे आप पार्क तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, बट एक ग्राउंड था, जिसकी चारों तरफ बाउंड्री थी। बाउंड्री कई जगह से थोड़ी-थोड़ी टूटी थी, कई-कई जगह पे ठीक थी। एक लोहे का बड़ा गेट लगा था और साथ में उसके चारों तरफ काफ़ी पेड़-पौधे थे। मतलब ग्राउंड के चारों तरफ काफ़ी पेड़-पौधे थे और फिर कोई घर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उस एरिया की आखिरी छोर पे वो पार्क कभी ज़माने में बनाया गया होगा, जिसमें कुछ टूटे-फूटे झूले दिखते थे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर था लोहे के कुछ, शायद सरकार ने बहुत पहले बनाया होगा और बिना मेंटेनेंस के वो ख़राब हो चुका था। और मुझे कभी वहाँ पे कोई टहलता घूमता-फिरता तो नहीं दिखा। शायद लोग उस पार्क में नहीं जाते होंगे। पर हाँ, घर के बगल में वो पार्क था तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में वहाँ वॉक करने आ जाया करूँगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे जैसा पर्सनल स्पेस चाहिए वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। पहला दिन बहुत अच्छा गया, मैंने शिफ्टिंग की, साफ-सफाई हो ही चुकी थी, अपना सामान लगाया और घर में शिफ्ट हो गया। पर मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूँ, जैसे-जैसे सूरज डूबता, रात होते जाती, वो घर की वाइब्स इतनी ज़्यादा हैवी थी कि मतलब आपको घर में एक बहुत भारीपन-सा महसूस होता। उस घर में आप जितनी देर रहते, आपको बस ऐसा लगता कि आप बेड पर लेटे रहें, अपने एक चादर डाल के मैं सोता रहूँ, मैं कोई भी काम ना करूँ। कई बार तो मैं रात में ऐसा लगता कि जैसे मैं खाना भी ना बनाऊँ, मैं कुछ भी ना करूँ। 1-2 दिन तो ऐसे ही बीते। कई बार मैं ऑफ़िस आते टाइम ही अपना खाना पैक करवा के ले आता और वही खा के सो जाता। किचन में मैंने कुछ बेसिक सामान तो रख दिए थे खाना बनाने के, बट मैं कभी उसको कुछ करने का मन ही नहीं करता। वो घर देखा जाए तो मुझे बहुत ही उदासी भरा लगता था, पर मेरी लाइफ़ में ज़्यादा कुछ एडवेंचरस था भी नहीं। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे जिनसे मैं बात करूँ। कुछ एक आध दोस्त थे जिन पे मैं फ़ोन से कभी-कभार बात कर लिया करता था, पर वो सब अब इंडिया में नहीं थे, तो मुझे भी उनके टाइम ज़ोन में बात करने का मौका नहीं मिलता था। देखते-देखते 1 हफ्ते का समय बीता जैसे-तैसे। फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा और मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत डाउन हो रही थी। मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। उस दिन मैं अपने बेडरूम में खिड़की पे बैठा हुआ था और मेरी खिड़की से वो मेरे बगल वाला पार्क साफ-साफ दिखता था, या आप उसे ग्राउंड कह सकते हैं, वो साफ-साफ दिखता था। उस ग्राउंड के बीच में बिल्कुल बीचों-बीच एक लैंप था, जिस लैंप में व्हाइट कलर का एक लाइट लगी थी और जिससे ग्राउंड में थोड़ा बहुत ही लाइट रहता था। मतलब रात में तो देखा जाए तो वो काफ़ी सुनसान लगता, चारों तरफ घना जंगल टाइप था, क्योंकि रात में हल्के घने जंगल भी ज़्यादा घने जंगल लगने लगते थे, क्योंकि वहाँ कोई लाइट नहीं थी। और वो ग्राउंड बिल्कुल बीचों-बीच, मतलब एक लैंप था और कुछ भी नहीं। अब मैं अपने बेड पे बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। देखते-देखते मेरी नज़र पड़ी कि उस ग्राउंड में 2 लोग टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लोग और टहलने लगे, 2 लोग और आ गए और देखते-देखते ग्राउंड में काफ़ी भीड़ हो गई। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि यार यहाँ दिन भर तो यहाँ कोई नहीं आता और आज रात यहाँ इतने लोग टहल रहे हैं। और मुझे ये बात भी अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी उस घर में बंद-बंद कुछ अजीब-सा होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी इस घर से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, थोड़ी फ्रेश हवा में जाना चाहिए। मैंने समय देखा तो ये 10:45 का समय हो रहा था, मतलब 11 बजने वाले थे। ऐसा मैं बैचलर हूँ और मुझे इन सब बातों से ज़्यादा डर नहीं लगता था। मैं भी अपनी पानी की बोतल लिया, शूज़ डाला, टी-शर्ट और शॉर्ट्स में मैं घर से बाहर निकल गया। मैं घर से बाहर निकल के उस पार्क के गेट पे पहुँचा। जब उस पार्क के गेट पे पहुँचा तो मैंने क्या देखा, उस पार्क में अब कोई भी नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि अभी मेरे घर से जब मैं देख रहा था तो तकरीबन 20 से 30 लोग यहाँ पे टहल रहे थे।
और सिर्फ मेरे घर से पार्क के गेट पर आते आते भर में सब लोग कहाँ चले गए। मैंने देखा वो लोहे का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं उससे उस पार्क के अंदर चला गया। जब उस ग्राउंड में मैं इस तरह गोल गोल मतलब वॉक कर रहा था, मुझे एक बार के लिए डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं ये जगह कुछ ठीक है भी कि नहीं है। और मुझे अपने पुराने एक्सपीरियंस, पुराने किस्से याद आ रहे थे दिमाग में। जैसे तैसे मैं उस ग्राउंड का चक्कर लगाना चालू किया। मैंने सोचा चलो अब आया हूँ तो 1-2 राउंड घूम लेता हूँ और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। जब मैं उस ग्राउंड में गोल गोल घूम रहा था, तभी मेरी नज़र एक आदमी पे पड़ी। वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा था और वो मेरे से इस वक्त काफ़ी दूर था। वॉक करते करते मैं उसके काफ़ी पास तक पहुँच गया। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुँच रहा था, मैंने देखा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरी खुद की हाइट 5 फीट 11 इंच है। और जब मैंने उसको देखा तो वो तकरीबन 8 फीट का था। उसको देख के मेरे पैर जम गए। पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि ये कोई इंसान है या कुछ और है। वो दीवार की तरफ देख रहा था। उसके बाल बहुत अजीब से बिखरे हुए थे, कपड़े भी बहुत पुराने थे। उसने एक बहुत ही गंदा मटमैला और कहीं कहीं से फटा हुआ एक कोट पहना हुआ था। उसने ग्रे कलर का कोट पहना था और नीचे एक सफ़ेद कलर की पैंट थी। पैंट भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, हाथ बहुत लंबे थे। मुझे देखते ही समझ में आने लगा था कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अजीब ही है और शायद मैं आज फिर गलत समय पे गलत जगह पे हूँ। मैं वापस धीमे धीमे कदमों से पीछे की ओर हटने लगा। इतने में वो आदमी मेरे तरफ मुड़ गया। मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। उसका चेहरा ग्रे कलर का हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, पर आंखों में पुतलियां नहीं थी। मतलब आंखों में सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। काफ़ी अंधेरा। उन आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी भर की सारी मनहूसियत यही है। मेरे पैर जम गए। मैं पीछे जा भी नहीं पा रहा था और देखते देखते वो आदमी मेरी तरफ आने लगा। उसका चेहरा बहुत लंबा था। उसके चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल भी थे। चेहरा पूरी तरीके से ग्रे था, सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कब्र से निकल कर अभी अभी आया हो। जैसे जैसे वो मेरे पास आ रहा था, एक बहुत तीखी सी बदबू चारों तरफ फैल गई थी। ऐसे लग रहा था बस ये मेरा आखिरी समय है और मैं यहीं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। पर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आई। मैं पीछे की ओर हटा और वहां से भागने लगा। मैं बहुत जितनी ताकत हो सकती थी उतनी जोर से भाग रहा था। मैं बहुत तेज वहां से भाग रहा था और भागते भागते मैं अपने घर के गेट पर आया। गेट पर आके जब मैं ताला लगा रहा था, तब मैंने देखा वो आदमी मेरे गेट के बाहर खड़ा था। मतलब इतना जल्दी वो मेरे पीछे पीछे भागकर यहाँ तक आ गया। मैंने तुरंत ही गेट बंद किया और आकर अपने बेड पर बैठ गया। अब जब मैं अपने बेड पर बैठा तो मेरे बेड से जो खिड़की थी और जहाँ से मुझे ग्राउंड दिखता था वो अभी भी खुली थी। मैं सोचा जल्दी से इस खिड़की को बंद कर दूं। जैसे ही मैं खिड़की की तरफ गया तो मुझे वो आदमी फिर से ग्राउंड में दिख रहा था, पर इस बार वो खिड़की से मेरी तरफ ही देख रहा था। मतलब वो ग्राउंड में खड़ा था और मेरे घर के बहुत पास था और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार जाके घर के दरवाजे को देखता कि वो अच्छे से बंद तो है ना। खिड़की का लॉक बार बार चेक करता कि ये लॉक तो है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना है। ये मैंने किस चीज़ में हाथ लगा दिया फिर से, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे पिछले एक्सपीरियंस ऐसे रहे थे कि उसके बाद मुझे हर इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा गया था। अब आगे इस घर में मैं बंद हूँ। पूरी रात पड़ी है और मेरे घर के बाहर एक लाश खड़ी है। जी हाँ, मुझे वो एक जिंदा लाश ही लग रही थी। मैं रात में सोचते सोचते ना जाने मेरी कब आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी नींद सुबह 4:30 बजे खुली। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। मैं उठकर अपना पानी का बॉटल देखने लगा, पर वो बॉटल तो जो मैं लेकर वॉक के लिए गया था वो तो मैंने ग्राउंड में ही छोड़ दी थी। वो मेरे से वहीं गिर गई थी भागने में। पर मुझे उस घर में भी सोचना भी नहीं था। मैं किचन में गया और जहाँ पे जो फिल्टर रखा था उससे मैंने एक गिलास पानी पिया। और जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा मेरे घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। ये देखकर मेरे हाथों से गिलास छूट गया। मैं डर से दीवार में एक तरफ दुबक गया, क्योंकि इस वक्त भी काफ़ी घनी रात थी। 4:30 बजे काफ़ी घनी रात होती है दोस्तों। अब मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं घर में करूं क्या। एक बार के लिए मैं घर में इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था कि क्या वो घर के अंदर आ चुका है, क्या वो यहीं कहीं खड़ा है।
मैं धीमे धीमे दरवाजे की तरफ गया और उस दरवाजे को लॉक कर दिया। अब मैं घर में इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। कभी अपने बेड के नीचे देखता, कभी पर्दों के पीछे, कभी टॉयलेट में, तो कभी दूसरे वाले बेडरूम में, पर कहीं भी कुछ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बार बार खुद पे ही डाउट करने लगा कि क्या रात में मैं दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था, कहीं मैं डर के मारे डायरेक्ट बेड पर ऐसे ही तो नहीं आ गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरा दिमाग खुद से ही लड़ रहा था। हालांकि यही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह हुई, मैं तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के लिए मैं वापस उस ग्राउंड के गेट पर गया तो देखा मेरा पानी का बॉटल ग्राउंड के बीचों बीच पड़ा हुआ था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस ग्राउंड में जा सकूं और अपना बॉटल उठाऊं, पर ये दिन का समय था तो मैंने सोचा एक बार के लिए मैं चला ही जाऊं और बॉटल उठा लूं। पर फिर मेरे कदम पीछे क्यों हट गए, पता नहीं क्यों दोस्तों। मैं उस ग्राउंड में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, जबकि सुबह का समय था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं ऑफिस के लिए चला गया। पूरा दिन ऑफिस में बहुत बुरा गया। मुझे बात बात पे गुस्सा आ रहा था। मैं हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा सा हो रहा था। मेरे एक दो कलीग जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी वो भी मुझे बोल रहे थे कि तू आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है, क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या। पर मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं किसी से ये सब बातें नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले जब ये सब हुआ था और मैं अपनी बातें लोगों से शेयर करता तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई मुझे समझता नहीं था और मैं हमेशा मजाक का पात्र बन जाता था। इसलिए मैं अपनी बात किसी से नहीं कहना चाहता था। दिन भर ऑफिस करके जब शाम हुई और मुझे घर आना था, घर आते आते मुझे शाम के 6:30 बज जाते थे। 6:30 बजे तक हल्की हल्की शाम हो जाती। आते आते फिर मेरी नज़र उसी ग्राउंड पर पड़ी, पर मैं उस ग्राउंड की तरफ तो देखना भी नहीं चाहता था। पर क्या करूं दोस्तों, ये शायद आपके साथ भी हुआ होगा। जिस चीज़ से आप डरते हैं, जिस तरफ आपको देखने को मना किया गया हो, जिस तरफ आपको जाने को मना किया गया हो, कहीं ना कहीं हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। हालांकि मैं ग्राउंड के अंदर तो नहीं गया, बट बाहर से देखा अभी मेरा बॉटल वहीं रखा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था अगर कोई इस ग्राउंड में घूमने फिरने जाएगा, अगर कोई गार्ड या कोई और अंकल जाएंगे तो मैं उनसे अपनी बॉटल मंगवा लूँगा, पर कोई भी नहीं था। मैं वापस अपने घर में आ गया, घर का गेट अच्छे से बंद किया, चारों तरफ से घर को लॉक किया और किचन में खाना बनाने लगा। खाना बनाकर जब मैं खा पी के अपने बेड पर वापस आया 9 बजे, तो मैंने आज लैपटॉप पे एक मूवी लगा ली। मुझे लगा मूवी देखूंगा, ध्यान थोड़ा सा इन सब बातों से हट जाएगा और फिर मैं सो जाऊंगा। इन सबको मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था। पर दोस्तों, रात में तकरीबन 2-2:30 बजे जब मैं सो चुका था, तब मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हुआ। वो नॉक इतना भयानक था, ऐसा लगा जैसे मेरा घर का दरवाजा ही टूट जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आखिर है क्या, पर मैं समझ चुका था कि ये कहीं कल वाली ही चीज़ तो नहीं है, क्योंकि कल तो दरवाज़ा खुला हुआ था, पर आज शायद बंद है। मैंने बोला चाहे जो हो जाए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, वो भी रात के 2:30 बजे। मैंने जाके जो दरवाजे में खोल होता है जिससे हम बाहर देखते हैं, मैंने उससे देखने की कोशिश की, पर बाहर कोई भी नहीं था और दरवाजे पे नॉक हो रहा था। मैं बहुत डर गया था दोस्तों। फिर मैं 2:30 बजे अपने बेड पे बैठा रहा और मैं सो ही नहीं पा रहा था। देखते देखते ना जाने मेरी कब नींद लग गई, मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो आज फिर मेरे घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। मुझे बात नहीं समझ में आ रही थी कि मेरे घर का दरवाज़ा आखिर खुल कैसे जाता है और आखिर क्या चल रहा है इस घर में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने उस एजेंट को वापस फ़ोन लगाया, मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने बोला कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मैं इस घर में बहुत परेशान हो रहा हूँ। उसने मेरे से एक बात बोली तुम चाहे जो हो जाए उस घर के पीछे के आंगन का दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है, और रात में भी घर का दरवाज़ा अगर कोई नॉक करे तो नहीं खोलना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उसको जानते हो और तुमने उसको देख रहा है तो तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, पर अगर कोई रात में 2-2:30 बजे तुम्हें आईलिट से कोई दिख नहीं रहा है तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। मैं पता करता हूँ कि अगर उस घर के साथ कोई परेशानी तो नहीं है। इस बात के बाद मैंने 2-3 बार और उस एजेंट को फ़ोन लगाया, पर मेरा नंबर अब उस एजेंट को नहीं लग रहा था। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। इस रात के बाद चीज़ें और ख़राब होने लगी दोस्तों। बार बार मेरे घर का दरवाज़ा खुल जाता, घर में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, घर की चीज़ें ख़राब होने लगी। एक रात की बात है, मैं अपने घर में सोया था और मैंने इस बार मैं अपने बेड पर लेटा था और मैंने इस बार सोच रखा था कि आज मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगला दिन संडे था और मेरी छुट्टी थी। मुझे देखना था कि आखिर दरवाज़ा कौन खोलता है। मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 1 बजे मैं हॉल में जाके सोफे पे बैठ गया। वहाँ पे 2 चेयर रखे थे जिनको आप सोफ़ा भी कह सकते हो। मैं वहीं बैठ गया और डोर की तरफ देखने लगा। मैंने बोला जब तक मैं इससे डरूंगा ये चीज़ मुझे ऐसी डराती रहेगी। मैंने घर की सारी लाइट्स ऑन कर रखी थी।
देखते देखते दोस्तों रात के 2:30 बज गए, पौने 3 बज गए, 3 बज गए। 3 बजे के बाद अचानक से मैंने देखा मेरे घर का दरवाजे का नॉब घूम रहा था और घर का दरवाज़ा देखते देखते ही खुल गया। दोस्तों मेरी हालत ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। घर के बाहर कोई नहीं था, घर का दरवाज़ा खुल चुका था। मैं सोफे पे जमा हुआ बैठा था। मैं धीमे कदम से उठा और अपने बेड पे आके बैठ गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर दरवाज़ा खुलने के बाद होता क्या है। मुझे दोस्तों ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे इस घर की वाइब बहुत हैवी हो गई है। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और है जो पूरे घर में टहल रहा है। देखते देखते ना जाने कब आंख लग गई और मैं सो गया। पूरी रात मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहा। मुझे समझ में आता कि मैं सोता था या बेहोश हो जाता था या स्लीप पैरालिसिस में चला जाता था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दूसरा दिन संडे था। मैं अपने एक दोस्त से मिला, मैंने उसको सारी बात बताई सुबह सुबह ही। उसने मेरे से बोला कि तू एक काम कर, चल हम एक चर्च है वहाँ चलते हैं, वो फादर से सारी बात बताते हैं, वो शायद हमारी कोई मदद कर पाए। घर के पास में एक चर्च था और मैंने बोला कि यार मैं हिंदू धर्म से हूँ और आई डोंट नो कि वो हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बोले कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना इंसानियत से है, वो तेरी मदद ज़रूर करेंगे, हम चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। हम उनके पास गए, मैंने सारी बात बताई, पर वो बोले कि चर्च उनको इस तरीके से किसी का भी घर विजिट करने को अलाउ नहीं करता है। वो किसी के घर पे जाके ऐसे ही क्लेंजिंग नहीं कर सकते हैं। या तो तुम किसी तरीके कोई प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, या कुछ और है जो तुम बता सकते हो, बट इस तरीके से तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। मैं वहाँ से उदास चेहरे से जाने लगा। ये देख के उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। उन्होंने मुझे एक छोटा सा क्रॉस दिया और 2 कैंडल दी। बोले कि एक काम करना, तुम अपने दिन भी इसकी पूजा करते हो, देवी देवता की पूजा करते हो, तुम उनकी पूजा करो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, पर साथ में एक अपने बेड के पास जिधर अपना तुम्हारा सर होता है वहाँ टेबल पे ये क्रॉस रख देना और ये 2 कैंडल्स जला देना। शायद इससे तुम्हारी थोड़ी कोई मदद हो सके। हालांकि मेरे घर में सिर्फ एक ही भगवान की फ़ोटो थी, जहाँ कई बार तो मैं पूजा करना भी भूल जाता था, क्योंकि मैं पूजा पाठ में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। उनके कहने पे उस दिन मैंने अपने घर में पूजा करी, भगवान को अगरबत्ती दिखाई, उनकी पूजा की। साथ में मैंने क्रॉस भी अपने बेड के बगल में रखा और दोनों कैंडल्स को जला दिए। थोड़ी देर के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे घर बहुत ही लाइट लाइट सा लग रहा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था। और फिर मैं सोचा कि अब शायद ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि आज मुझे बहुत हैप्पी हैप्पी महसूस हो रहा है। रात हुई, घर का दरवाज़ा मैंने लगाया, खा पी के मैं बेड पर आ गया। पर दोस्तों शायद ये चीज़ उसे पसंद नहीं आई। आज रात दरवाज़ा खुला नहीं, किसी ने उसको एक झटके से खोला, इतने ज़ोर से खोला कि मेरी नींद खुल गई। दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ करके खुल गया था। मैं डर के मारे अपने बेड पे बैठा हुआ था। मैंने अपने आंखों से आज उस इंसान को घर के अंदर आते देखा। वो मेरे सामने खड़ा था, पर वो हॉल में खड़ा था, मतलब हॉल के दरवाजे पे था और मैं बेड पे लेटा हुआ था। देखते देखते मैं कब स्लीप पैरालिसिस में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ये पता था कि मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, पर मेरी आंखें, मेरा दिमाग अभी भी चल रहा था। वो मेरी छाती पर आके बैठ गया। उसका सर बहुत बड़ा लग रहा था, शरीर बहुत बड़ा था और वो अपनी बड़ी बड़ी, मतलब उसकी आंखों में तो कुछ था ही नहीं, पर मुझे अलग से महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। वो कब तक मुझे देखता रहा, कब तक मैं इस कंडीशन में पड़ा रहा, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बेहोश हो गया था। जब सुबह मेरी नींद खुली तब ऑलरेडी समय 11 बज रहे थे और मैं ऑफिस नहीं जा पाया। मेरे पूरे शरीर पर इस तरीके से दर्द हो रहा था जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया हो या मुझे कितनी चोट लगी हो। मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। जैसे तैसे मैं उठ कर वॉशरूम गया, मैंने अपने कपड़े खोले और जब मैंने शीशे में देखा तो मेरे शरीर पे काले काले धब्बों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। मैं अपनी व्यथा समझ नहीं पा रहा था, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि और मैं बार बार भगवान से ये कंप्लेन कर रहा था कि आखिर मैं ही क्यों इन सब चीज़ों में फंस जाता हूँ। और दोस्तों आप मानो ना मानो, जिनका ग्रह नक्षत्र समय खराब चलता है ना, उनके साथ ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता कि आखिर मैं ही क्यों, बट हाँ फिलहाल तो विक्टिम मैं ही था। मैं अपने घर पे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इस बार बताता तो यही बोलते कि तुझ में ही कुछ गलती है जो तू इन सब चीज़ों में हमेशा पड़ जाता है। अगर मैं उनको बताता कि मैं ग्राउंड में गया था तो यही बोलते तू आखिर ग्राउंड में जाता क्यों है, तू आखिर क्या करने गया था, मुझ पे ही सवाल पूछे जाते।
अगली रात मैं पूरे दिन तो ऑफिस गया नहीं था, घर में ही पड़ा रहा, बेड पे ही पड़ा रहता, घर से भी बाहर नहीं निकलता, धूप में भी नहीं जाता और मैं कमरे में ही पड़ा पड़ा रहता। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था। बिस्तर पे पड़े पड़े फिर मेरी आंख लग गई और आज रात फिर से वही हुआ। दरवाज़ा फिर से खुला, वो फिर से मेरे कमरे में आया और फिर मैं फिर से स्लीप पैरालिसिस में चला गया। मैं सब कुछ देख पाता था दोस्तों, पर मैं हिल नहीं पाता था। मेरे बॉडी पर इतना वजन होता था कि मेरे हाथ पैर हिल नहीं पाते थे। आखिर अभी तक मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि इसे चाहिए क्या, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है और क्या इसका इस घर से कोई लेना देना है, क्या है आखिर इस घर का राज। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एक रात की बात है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मेरे घर से फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितने दिनों से फ़ोन नहीं किया है। मेरे चेहरे को देख के उन्हें समझ में आ गया कि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे क्योंकि मैं रात भर सो ही नहीं पाता था, या जब मैं सोता भी तो अच्छे से नहीं सो पाता था। ऑफिस भी 3-4 दिनों से नहीं गया था। मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि क्या चल रहा है, सही सही बता। बस मैं फट पड़ा और मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने तुरंत ही मेरे बाबा को गोवा में मेरे पास भेजा। दिन भर में ही मेरे बाबा मेरे पास आ गए और आते ही उन्होंने बोला कि तू इस घर में रह क्यों रहा है, घर को छोड़ क्यों नहीं देता। मैंने बोला कि बाबा मैंने ऑलरेडी 10 महीने का एडवांस दिया हुआ है, अगर मैंने घर को उससे पहले छोड़ा तो बॉन्ड तोड़ूंगा और उसके वजह से ऑनर मुझे एक भी पैसा रिफंड नहीं करेगा और मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं तो मैंने सोचा कि चलो इसी घर में रह लूँगा, पर अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर क्या हो रहा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बाबा ने मेरे से बोला कि ठीक है, अब मैं तेरे साथ रहूँगा, देखते हैं क्या होता है। ज़रूरत पड़ी, अगर ये घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम घर भी छोड़ देंगे, पैसे गए भाड़ में, पर तू हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबा की इन सब बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी, पर फिर भी दोस्तों मुझे खुद पे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा आ रहा था कि हर बार मैं एक नई मुसीबत लेके आ जाता हूँ और जिस वजह से मेरे माँ बाप परेशान होते हैं। पर फिलहाल पूरा दिन नॉर्मल गया। मेरे बाबा ने खाना बनाया, मैं और मेरे बाबा दोनों साथ में खाना खाए और बाबा बोले कि मैं तेरे साथ ही तेरे कमरे में सोऊंगा। उन्होंने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, सब कुछ रात में बंद करके हम लोग कमरे में सो गए। और आज रात मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी और मैं लगभग 10:30-11 बजे खा के सो गया। बाबा मेरे बगल में ही बेड पर सो रहे थे। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2:30-3 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीठ पे, मतलब मैं करवट लेके सोया हुआ था और मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा है। मेरा मुंह दीवार की तरफ था, मतलब बाबा की तरफ नहीं था, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा है। मुझे लगा बाबा होंगे, मुझे चेक कर रहे होंगे कि मैं सो रहा हूँ। मैंने हाथ को टच किया, वो हाथ बिल्कुल ठंडा था, ऐसा जैसे मानो उसे किसी ने भी फ्रिज से निकाला हो। गोवा में इतनी ठंड नहीं पड़ती दोस्तों कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं। मुझे अजीब सा लगा जब मैंने उस स्किन को टच किया, तो वो स्किन अजीब सी थी, पूरी सिकुड़ी सी, जैसे किसी बहुत बूढ़े आदमी का हाथ अगर आप टच करो, बूढ़े आदमी औरत का, तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, बिल्कुल झिल्लियों जैसी। उन हाथों पे झिल्लियाँ थीं। मैं आंख बंद किए कि इस हाथ को छू रहा था और महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उंगलियों को टच किया तो उंगलियां बहुत लंबी थीं और उनमें बड़े बड़े नाखून थे। बस इतना करते ही मेरे तो हाथ पैर जम गए। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ने की हिम्मत किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो आदमी मेरे 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 बेड पे लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे बगल में था, सामने। बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसने झटके से मेरा गला पकड़ लिया। आज पहली बार मैंने कुछ सुना। उसने मुझसे कहा, ज़ेवियर चाहिए, ज़ेवियर चाहिए। और तभी मेरे कमरे की लाइट ऑन हुई। बाबा थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए थे और उसी बीच ये सब कुछ हुआ। बाबा ने मेरे को इस तरीके से दीवार में चिपका देखकर पूछा, क्या हुआ तेरे को, तो ठीक तो है। पर मेरे तो आंखों में आंसू थे और मैं जम सा गया था। बाबा बोले, क्या हुआ बता, तू इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने बोला, बाबा वो आया था, वो यहाँ बेड पर था। जब हमने बेड पर देखा तो वहाँ बेड पर धूल पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धूल से सना हुआ आदमी आके वहाँ लेटा हो। बाबा ने तुरंत जाकर मेन डोर चेक किया तो मेन डोर खुला हुआ था। अब बाबा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है। मैंने बाबा से बोला, बाबा
उसने मुझसे बात की। वो बोला जेवियर चाहिए। बाबा बोले जेवियर? ये किसी आदमी का नाम है? आखिर कौन है? तू जानता है क्या किसी जेवियर को? इस घर के ओनर का नाम है क्या? मैं तुरंत ही घर की रिसिप्ट ये सब के पेपर खोजने लगा और मोबाइल में नाम चेक करने लगा। एजेंट से मिले हुए मैसेज में मुझे पता चला था इस घर के ओनर का नाम तो मार्कस था। फिर ये जेवियर कौन है? मुझे मुझे कुछ नहीं पता था। बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन बुरी हो चुकी थी। बाबा ने वापस घर का दरवाज़ा बंद किया, सब कुछ चेक किया और मुझे एक गिलास पानी दिया। बोले कि ठीक है, अब अभी कुछ नहीं होगा, तो अपना ख्याल रखा। हमने बेड को साफ़ किया, उस चादर को हमने धोने के लिए हटा दिया क्योंकि उस चादर पे वापस सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बाबा के गोद में सर करके बस लेटा हुआ था। अगले दिन सुबह बाबा मेरे को लेके पास के एक गणपति मंदिर में गए। हमने वहाँ पे सारी बात बताई। पंडित जी ने बोला कि हो सकता है उस घर में किसी प्रेत का साया हो। उस घर का इतिहास क्या है कोई नहीं जानता है, और आखिर क्या चल रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें तो हम अभी इस तरीके से नहीं बता सकते हैं, पर हाँ, मैं ज़रूर उस घर को एक बार देखने आऊँगा। उन्होंने 2 दिन बाद आने का बोला। मेरे बाबा ने बहुत रिक्वेस्ट की कि 2 दिन में कुछ नई घटना हो जाएगी, आप प्लीज़ अभी चलिए। फिर वो पंडित जी मेरे बाबा के साथ आए थे। उन्होंने घर को देखा, घर के चारों तरफ घूमे, फिर सब कुछ देखा। उन्होंने बोला कि इस आंगन का दरवाज़ा खोलिए, पर मैंने बोला कि ऑनर ने इस घर का दरवाज़ा खोलने से मना किया है। मैंने बोला कि हम ये दरवाज़ा तो नहीं खोल सकते, बाकी आप पूरा घर देख लीजिए क्योंकि इस पे ताला लगा हुआ है। पंडित जी ने भी किसी बात की कोई जिद नहीं की। वो देखे, बोले कि ठीक है, मैं आप दोनों को एक धागा देता हूँ, आप अपने हाथ पे बांध दीजिए और कोशिश कीजिए जितना जल्दी घर छोड़ दीजिए, क्योंकि हर घर ऐसे नहीं होते हैं कि उनको आप शुद्ध कर सकें और उस घर को आप नॉर्मल कर सकें। इस घर में जो दफन राज हैं वो सब तो हमें पता करने पड़ेंगे। और देखा जाए तो वो एक साधारण पंडित थे, वो कोई तांत्रिक ओझा या घोरी नहीं थे कि जो इतनी डिटेल बातें बता सके। तो मुझे तो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम ही लग रहा था। फिर कुछ भी नहीं ऐसा मदद मिला हमें। हम लोग उस घर में 1-2 दिन और रहे। 1-2 दिन भी हम परेशान ही रहे। एक दिन की बात है, मैं रात में सो रहा था और बाबा मेरे बगल में ही सो रहे थे और वो इस बार बोले थे कि चाहे जो हो जाए, मैं किसी भी वजह से उठ के बाथरूम तक नहीं जाऊँगा, मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगा। पता नहीं कब न कब बाबा की आँख लग गई और बाबा मेरे से बताते हैं कि वो मेरे को रात में 4 बजे उस ग्राउंड से लेकर आए थे। मतलब आज वो इस घर में नहीं आया था, मैं उस घर का दरवाज़ा खोलकर उस ग्राउंड में चला गया था। आज पहली बार मैं पजिस था, मैं उसके कब्जे में था। मैं उस ग्राउंड में जाके जैसे वो खड़ा था पहली बार, उसी तरीके से मैं जंगल की तरफ देखता हुआ खड़ा था। बाबा गए, बाबा मुझे लेकर आए। बाबा ने क्या क्या फेस किया वो कभी मुझे नहीं बताते हैं, बस वो बोलते हैं कि वो उस रात के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मुझे बाद में मेरी आज ही से पता चला कि जब मैं उस ग्राउंड में खड़ा था और बाबा मुझे लेने गए थे तो मेरी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, मेरी आंखों में काली वाली पुतली नहीं थी। और जब बाबा ने मेरे को बुलाया तो मैं बाबा की तरफ पीछे मुड़ा और एक ही बात बोल रहा था, जेवियर चाहिए, जेवियर चाहिए। पर बाबा जैसे तैसे मुझे लेकर घर आए। कोई अपने बेटे को यूं ही तो नहीं छोड़ देता। हालांकि इतना कुछ होने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब मेरे बाबा ने ही कुछ करने की सोची। बाबा ने बोला कि पहले हम इस घर को चेक करते हैं कि आखिर घर में ऐसा है क्या। हम लोगों ने पूरे घर को चेक किया और आज बाबा ने बोला कि एक काम कर, ये आंगन में जाने वाला ताला तोड़, हम देखते हैं पीछे आखिर क्या है। मैंने और बाबा ने मिलकर वो ताला तोड़ दिया। जब हम आंगन में गए तो वहाँ सिर्फ सूखे पेड़ के पत्ते पड़े थे, क्योंकि कई सालों से वहाँ कोई गया नहीं था, ना ही वहाँ कोई साफ सफाई हुई थी। पीछे का जो छोटा सा आंगन था उसमें एक पानी की टंकी थी, उसमें नल था और वो पानी काई से भरा हुआ था। पूरे आंगन में सब गंदगी ही गंदगी थी। घर के पीछे की जो बाउंड्री थी, बाउंड्री के उस पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों की पत्तियां सिर्फ उस आंगन में गिरती रहती थी। सफाई ना होने की वजह से तकरीबन घुटने तक पत्तियां थी। हम दोनों ने मिलकर सारी पत्तियों को साफ किया, उसको घर के आंगन के कोने में ही करके आग लगा दी। अब जब उस जगह पे हम पानी मारने लगे तब हमने एक चीज़ ध्यान दिया कि पूरा का पूरा फर्श सीमेंटेड था, पर एक जगह पे मतलब तकरीबन 2x6 की जगह को आप मान लीजिए बीचों बीच, वो ऐसा लग रहा था वापस से सीमेंटेड किया गया हो। मैं और बाबा एक दूसरे को देखने लगे और हमें कहीं ना कहीं मन में डाउट आने लगा और हमें चीज़ें समझते ज़्यादा देर नहीं लगी। हम लोगों ने तुरंत के तुरंत ही बाहर जाके 1-2 लोहे की सरिया और सब्बल लेके आए।
और हम लोग उस चीज़ को खोदने लगे। जैसे जैसे हम खोदते गए हमारा डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद लगभग हम जब उस कब्रनुमा स्ट्रक्चर जो था उसको हमने आधा खोद दिया था, तो हमें वहाँ पे एक कपड़ा मिला। जब मैंने उस कपड़े को छू कर देखा तो ये ग्रे कलर का एक कोट था जो मिट्टी में सना हुआ था। और फिर हम उसको और खोदने की कोशिश करते, पर तब तक हमें हाथ की कंकाल की हड्डी मिली और ये देखकर हम समझ गए यहाँ किसी की लाश दफन है। मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने इसको और खोदने से मना कर दिया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस आई और उसने इस घर को सील कर दिया। उसने इस घर से किसी भी सामान को बाहर ले जाने और बाहर से अंदर लाने से मना कर दिया। मैंने पुलिस वालों से इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया कि ऑलरेडी हम इस घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम कहीं और जाके रहना चाहते हैं। बात को समझते हुए जो वहाँ पे इंस्पेक्टर रहते उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे हवलदार के साथ जाइए और आपको एक होटल पे रुकवाया जाएगा, आप वहाँ रहिए, पर आप गोवा से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप जब तक ये इंक्वायरी चल रही है आपको यहीं पर रहना होगा। मैंने बोला ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे। हालांकि हम पहला रात तो हमने होटल में बताया, दूसरे दिन हम वापस उस घर पे आए। काफ़ी पुलिस थी, काफ़ी जांच पड़ताल चल रही थी, पर हमें उस घर में जाने के लिए अलाउ नहीं था। बस हमें अगर कुछ सामान चाहिए, जैसे हमारा कुछ सामान था ऑफिस का, मैं वो लेने के लिए अंदर गया था। मैंने वहाँ पे बात सुनी, जितना मुझे समझ में आया, और मैंने पुलिस वाले से भी पूछा। ये लाश अभी से नहीं, ये लाश कई सालों से यहाँ पे दफन थी। हालांकि फॉरेंसिक वाले वहाँ पे थे, अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर इस इंसान का नाम क्या है या ये कौन है। पर मैं जहाँ तक जान रहा था दोस्तों, ये वही था जो मुझे उस पार्क में मिला था। ये उसी की लाश थी, क्योंकि उसके पैंट, उसके कोट, ये सब को देख के मैं समझ चुका था। हालांकि आज उसकी लाश यहाँ से हटाई जा चुकी थी, उसे लैब में भेजा जा चुका था और यहाँ कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर भी बट पुलिस ने उस घर को सील कर दिया था। घर में चारों तरफ काफ़ी भीड़ भड़का था। मैं वहाँ से अपना सामान लेके बाहर निकला तो बाहर काफ़ी भीड़ थी। अगल बगल जो भी लोग रहते थे वो खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं एक दो लोगों से पूछा भी कि आपको इस घर के बारे में कुछ पता है। लोगों ने सरे से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो अभी कुछ साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, हमें इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। करते करते मैं इस मोहल्ले के आखिरी कोने में पहुंच गया। वहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े थे और वो इस घर के पास भी नहीं आ रहे थे, वो वहीं थे, वहीं से इस घर को देख रहे थे। मैं उनके पास गया। मैंने वो अंकल से पूछा, अंकल आपको इस घर के बारे में कुछ पता है क्या? अंकल ने बोला कि तुम कौन? मैंने बोला अंकल मैं इस घर में रहता था, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। अंकल ने बोला ओ ओके ओके, बट अभी तो पुलिस आया है ना, पुलिस तुमको बताएगा कि क्या चल रहा है। मैं बोला अंकल हाँ, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, पर मैं सोचा आपसे पूछूं, आप लोग यहाँ पे कई साल से अगर रहते हो तो आपको कुछ पता हो। अंकल ने बोला कि ओके ओके, मैं तुमको बताता हूँ। हालांकि नोबडी टॉक अबाउट दैट हाउस। हम लोग को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी वहाँ पे कोई रहने आया है। मुझे नहीं पता था कि तुम रहते हो। और इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है पहले, तो मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो। मैंने बोला कि हाँ अंकल, अब बट मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता था। अंकल ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। ये बात तकरीबन 40 to 45 ईयर्स ओल्ड होगा। इस घर का जो ऑनर था उसका 2 बेटा था, जेवियर और लूकस। तो जेवियर इस घर को नहीं बेचना चाहता था, बट लूकस इस घर को बेचना चाहता था। लूकस चाहता था कि इस घर को सेल कर दे, उसका शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम था कुछ, पर जेवियर हमेशा इस घर को बेचने से मना करता था। वो इसको एज अ प्रॉपर्टी देखा था। हालांकि दोनों भाई यहाँ कभी नहीं रहता था, उन लोग तो नॉर्थ गोवा में रहता था। वो यहाँ पे सिर्फ आते, लड़ाई करते और चले जाते थे। फिर एक दिन से अचानक जेवियर आया और जेवियर बोला कि उसने ये प्रॉपर्टी अब उसका हो गया है, और लूकस ने उसको प्रॉपर्टी दे दी और लूकस यहाँ से चला गया। नो बडी नो लूकस कहाँ गया, किसी को नहीं पता लूकस कहाँ चला गया था। हम लोग को लगा कि शायद लूकस किसी और सिटी में शिफ्ट हो गया होगा, और पर ये घर तो जेवियर का था। हालांकि अब जेवियर कहाँ रहता है किसी को नहीं पता है, वो जिंदा भी है कि नहीं किसी को नहीं पता है। और पर हाँ, आज जो मुझे पता चल रहा है शायद वो डेड बॉडी लूकस का है। मुझे अब समझ में आया कि ओ सो स्टोरी इज कि जेवियर ने लूकस को मार के यहीं पे दफना दिया था अपने सगे भाई को, और ये सारी जो प्रॉपर्टी पे चल रहा है ये हॉन्टेड हुई है। ये लूकस की आत्मा है जो उस घर में आती है बार बार, और उस ग्राउंड में भी लूकस ही मिला था। पर लूकस उस ग्राउंड में क्यों खड़ा मिलता था, और जब उसकी लाश इस घर में दफन है, ये सारी मिस्ट्री तो मुझे नहीं पता चल पाई। हालांकि 1 हफ्ते के बाद
जब पुलिस से सारी बातें हो गई तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि अब हम ट्रैवल कर सकते हैं, पर अगर किसी भी बात के लिए हमें आना पड़ेगा तो हमें आना होगा थाने में। हालाँकि जो भी इस घर का ओनर था मार्कस, उसको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और मार्कस ने बताया कि उसने ये प्रॉपर्टी को जिस आदमी से खरीदा था, उसके फादर का नाम ज़ेवियर है और ज़ेवियर की अब डेथ हो चुकी है। पर लूकस आज भी ज़ेवियर को तलाश रहा है। शायद उसके मन में वो बदले की भावना है और वो शायद अपने भाई को आज भी ढूँढ रहा हो। पर दोस्तों, जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि शायद ज़ेवियर ने लूकस को उस जंगल में मारा होगा जहाँ बाद में ग्राउंड बन गया और उसको दफ़न घर के आंगन में कर दिया होगा, क्योंकि जंगल में शायद आज न कल तो उसकी लाश मिल जाती, पर उस घर में ही दफ़न करके घर को बंद कर दे तो शायद कभी नहीं पता चल पाता। मैं अपने बाबा के साथ अब गोवा में ही दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया था। ये एक अच्छी पीसफुल प्रॉपर्टी थी। मैं यहाँ पे अच्छे से रह रहा था, सब कुछ नॉर्मल था और मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर शायद ये सब कुछ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जिस नए घर में शिफ्ट हुआ था वहाँ का दरवाज़ा भी रात में 3 बजे अपने आप खुल जाता था। कहीं लूकस मेरे से कनेक्ट हो गया था क्या? क्या लूकस क्या चाहता था? मेरी हालत बहुत बुरी होने लगी थी। इस घर में भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। मैं बहुत परेशान रहता था। अब तो मेरे फादर को भी, मेरे बाबा को भी इस घर में वो चीज़ दिखने लगी थी। हमें कहीं कहीं पे ऐसा लगता जैसे कोई हमें झांक रहा हो। कई बार हमें चेहरे दिखते थे और ये लूकस ही होता था। हालांकि इसके बाद बाबा मेरे को लेके पुणे वापस चले गए। वहाँ पे हमारे जो एक पंडित जी थे जिन्होंने मेरे पहले भी ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने मेरा उतारा किया। उन्होंने बोला काफ़ी समय तक उस घर में रहने की वजह से लूकस की आत्मा तो मुझसे अटैच हो गई थी। हालांकि अब उन्होंने मेरे को उससे अलग कर दिया था और लूकस को आज़ाद कर दिया था। मुझे नहीं पता लूकस कहाँ है। वो इस वक्त वापस उसी घर के आसपास भटक रहा है या अब वो आज़ाद हो गया, कुछ भी नहीं पता दोस्तों। पर मैं उसके बाद गोवा नहीं गया। मैं वापस से ही पुणे में रह के पढ़ाई करने लगा, MBA किया और फिर मैं US चला आया। आज मैं US में हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ, सेटल हो चुका हूँ और अब मैं वापस शायद इंडिया नहीं भी आना चाहता हूँ। तो ये कहानी अंकुश की थी दोस्तों। अंकुश ने गोवा से पहले भी पुणे में रहते हुए बहुत कुछ झेला है। मुझे उन्होंने वो सारी बात भी बताई है कि पुणे में उनके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहानी मैं जल्द ही अपने चैनल पे लेकर आऊँगा। फ़िलहाल तो अंकुश अब US में रहते हैं, खुश हैं परिवार के साथ में और कोई नहीं जानता कि गोवा के उस घर का क्या हाल है। क्या लूकस अब शांत हो चुका है या अभी भी वो ज़ेवियर को ढूंढ रहा है? उस घर में कोई रहता है नहीं रहता है, किसी को नहीं पता। इस पूरे हादसे को सुनने के बाद मेरे जहन में कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। जैसे, क्या उस एजेंट को इस घर के बारे में सब कुछ पहले से पता था? क्योंकि जब अंकुश ने उस एजेंट को फ़ोन लगाया था तब उस एजेंट ने बात बोली थी कि किसी भी हाल में घर के दरवाजे नहीं खोलना, पीछे का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना और आगे का दरवाज़ा रात में अगर कोई तुम्हें नॉक कर रहा है और आईलिड से तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है तो भी नहीं खोलना। तो इसका मतलब उस एजेंट को सब कुछ पता था। फिर ये भी हो सकता है कि मार्कस ने उसको इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए हों रेंट पे घर को लगाने के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इस बात पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि मार्कस को कुछ भी नहीं पता था। मार्कस को सब कुछ पहले से पता था। या तो मार्कस खुद इस घर में रहा होगा और सब कुछ फेस किया होगा, या तो इस घर को पहले भी किराए पे लगाया गया होगा और किराएदारों ने इस तरीके की बातों का कंप्लेन किया हो, या ऐसे ही कोई हादसा किसी और के साथ हुआ हो। तो ये बात तो मुझे समझ आती है कि मार्कस ने सब कुछ जानबूझकर किया। तीसरी बात, ये घर के पीछे का दरवाजा ना खोलने का राज क्या था? राज यही रहा होगा कि अगर वो दरवाज़ा खुल गया और लाश वाली बात बाहर आ गई कि यहाँ कोई लाश दफन है, तो ये घर दोबारा रेंट पे या फिर इसको सेल करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसे घर को नहीं खरीदना चाहेगा जहाँ पे किसी की लाश दफन हो। तो मार्कस ने इस पर्पज से घर के पीछे का दरवाजा खोलने से मना कर दिया होगा। तीसरी बात, अगर लूकस की आत्मा उस एरिया में भटकती है, उस ग्राउंड में, उस घर में भटकती है और उसकी लाश इस घर में दफन है, तो इसका मतलब वो पहले भी इस घर में आती जाती रही होगी। उसके लिए इस घर में आना जाना रोज का ही काम रहा होगा। वो दरवाजे पहले भी इसी तरीके से खुल जाया करते होंगे, उस घर में आता होगा। तो फिर अंकुश ही क्यों? क्या अंकुश के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है? क्योंकि जब मैंने अंकुश की पुरानी बातें भी सुनी, अंकुश के साथ कुछ तो दिक्कत है कि भूतों के साथ उनका कनेक्शन, बहुत जल्दी उनका असर इस पर हो जाना,
ये अंकुश के साथ है। एक और बात, अंकुश अब यूएस में रहते हैं, खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर अंकुश ने ये बात भी मानी है कि आज भी उनको उस घर के सपने आते हैं, हमेशा तो नहीं पर कभी कभार, और साथ ही उनको अभी भी डरावने सपने आते रहते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, कई बार हम कुछ हादसों को इतना ज़्यादा अपने दिल से लगा बैठते हैं कि वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं अपना घर बना लेते हैं, और फिर वो हमारे दिमाग में इस तरीके से बस जाते हैं कि सपनों के फॉर्म में या छोटी छोटी बात में डर जाने के फॉर्म में वो हमेशा हमें परेशान करते हैं। हालांकि अंकुश खुश हैं और ये ज़्यादा मैटर करता है। लास्ट बात, क्या लूकस की आत्मा सच में आज़ाद हो चुकी है? क्योंकि वो लूकस की आत्मा अंकुश के साथ उनके नए वाले फ्लैट पे भी चली गई थी। तो आखिर लूकस की आत्मा अंकुश से और क्या चाहती है? क्या वो आज भी जेवियर को ढूंढ रही है? कई बार होता है दोस्तों कि आत्माएं लूप में फंस जाती हैं। वो इस दुनिया से अपने मोक्ष धाम के लिए नहीं जा पाती हैं, अपनी अगली जर्नी के लिए नहीं जा पाती हैं। उनके मन का बदला शायद पूरा नहीं होता है। तो शायद लूकस आज भी जेवियर को ढूंढ रहा हो और उसे पता ही ना हो कि जेवियर अब इस दुनिया से जा चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि अब लूकस की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी हो, उसे वो लाइट मिल चुकी हो, वो इस दुनिया से छोड़ के अपनी अगली दुनिया के लिए जा चुका हो। कुछ भी हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आज भी वो उस घर में घूमता हो, आज भी वो उस ग्राउंड में वैसे ही खड़ा होगा अपने अगले शिकार के लिए। पर दोस्तों, अगली बार आप कभी ऐसे घर में शिफ्ट होना तो थोड़ा सावधान रहना, अगल बगल के बारे में थोड़ा कुछ पता कर लेना, और साथ में ऐसे किसी अनजान अंधेरे पार्क में, ग्राउंड में रात में यूं ही घूमने मत चले जाना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं जल्द ही एक नई कहानी लेके आऊँगा अगले साल। जी हाँ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। और हाँ दोस्तों, एक बात, नए साल में एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, हॉरर मीट। इस हॉरर मीट में हम सब कनेक्ट करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी कहानियाँ आपको बताऊँगा जो मैंने आज तक इस चैनल पे नहीं सुनाई है और ना ही किसी पॉडकास्ट पे सुनाया है। कई बार छोटे छोटे इंसिडेंट जो हमें डरा देते हैं वो सब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप भी अपनी कहानियाँ वहाँ सुनाना चाहते हैं या मेरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल के पोस्ट में दिए हुए लिंक पे खुद को रजिस्टर कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी पे मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक भेजूंगा, जहाँ से हम सब 10 तारीख को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, ये पहला सेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है ज्वाइन करने के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप सब भारी मात्रा में वहाँ सब आएंगे और हम सब कनेक्ट करेंगे और एक अच्छी गैदरिंग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना। हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।